चैनल मेडिकल एंड नर्सेज अब माय नेम इज़ कीर्ति। तो यहाँ पर हमने जो 10,000 MCQ की सीरीज़ चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हुए रखा है। तो जो ऑलमोस्ट प्रीवियस हमने जो भी क्वेश्चन पढ़े हुए थे 14वें और 15वें नंबर की सीरीज़ तक, तो वो सभी जो एक स्टेट वाइज एग्ज़ाम होते हैं उनके हिसाब से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन रखे गए हैं तो CHO और GMC के पेपर के साथ साथ UPPSC नॉर्सेट के हिसाब के क्वेश्चन भी हैं, क्योंकि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन रखे गए हैं। और इसमें अभी जो क्वेश्चन जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है इसमें आपके जो एम्स के प्रीवियस पेपर रहे हैं उन्हीं के क्वेश्चन लाए गए हैं। और 1 सितंबर को एम्स के जितने भी पेपर हैं अभी तक के वो सभी आपको 2 फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। एक फॉर्मेट रहेगा जिसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, जिस पर जो टाइपिंग फॉर्मेट रहेगा जिसकी आप PDF है जो कॉपी करवा सकते हैं, कम पेज में आप अच्छी PDF निकलवा सकते हैं। और सेकंड रहेगा जो ऑफिशियल पेपर रहेंगे, जिससे आपको डाउट्स ना हो कि ये पेपर ऑफिशियल हैं फेक हैं। और एक और अच्छी चीज़ ये है कि जिनका भी GMC के लिए पेपर होने वाला है तो उनके लिए जो अभी PDF चार्जेस 135 रखा गया था तो उसको अभी रिड्यूस करके 110 कर दिया है, 110 रुपये कर दिया है। और जिस PDF का चार्ज 360 था उसको 350 तक कर दिया है। तो आप चाहें तो उसको ले सकते हैं एज यू विश। बट ऑलमोस्ट वो सभी जो PDF हैं, जो क्वेश्चन पेपर हैं, चैनल पर अपलोडेड हैं। यदि आप परचेस नहीं करना चाहते हैं, जैसी आपकी इच्छा, तो यहाँ पर इस सीरीज़ में हम जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे जिनका 29 अगस्त को पेपर है GMC के लिए और नेक्स्ट मंथ UPPSC UPCHO का पेपर हो सकता है, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। और जो भी लोग नए हों चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को ज़रूर प्रेस करें। तो यहाँ पर हमने 51 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, नॉर्मल कलर ऑफ कोलोस्टोमी स्टोमा। तो जो कोलोस्टोमी का जो स्टोमा है उसका नॉर्मल कलर क्या होगा? ऑप्शन में है पेल पिंक, ब्रिक्स रेड, दैट मीन्स जैसा जो ईंट होती हैं उसके कलर का, डार्क रेड, या फिर येलोइश। तो नॉर्मल कलर क्या होगा कोलोस्टोमी स्टोमा का? तो जो नॉर्मली कलर है 2 टाइप का आपको पता होना चाहिए। तो जो नॉर्मल कलर होता है कोलोस्टोमी स्टोमा का, एक इस कलर का होता है, तो होता है पेल पिंक का। ये देखिए 2 कलर आपको याद रखना है। नॉर्मल में क्या क्या देखने को मिलेगा? जो कोलोस्टोमी स्टोमा होगा पिंक हो सकता है, रेड हो सकता है, वार्म टू टच, जब आप उसको टच करेंगे तो थोड़ा क्या रहेगा, आपको वार्म रहेगा, गर्म तरीके से आपको लगेगा। बट जो एबनॉर्मलिटी होगी तो ब्लैक होगा, डस्की होगा, पेल और स्लाउची आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये क्या है? कोलोस्टोमी स्टोमा यदि नॉर्मल है तो कैसा होगा? पेल पिंक। और यदि कोई भी एबनॉर्मलिटी दिखती है तो ब्लैक, डस्की, पेल या फिर स्लाउटली तरीके से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस का जो मोस्ट कॉमन फीचर है और जिसको हम क्या कह सकते हैं कि गोल्डन फीचर भी कह सकते हैं, जो मोस्टली एग्जाम में आता है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस का जो मोस्ट कॉमन फीचर है वो क्या है? ऑप्शन में वाटरी डायरिया, जेली लाइक स्टूल, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, या फिर कॉन्स्टिपेशन। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस का जो मोस्ट कॉमन फीचर है, साइन है, वो क्या है? प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, फोर्सफुल वॉमिटिंग होना, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होना, फोर्सफुल वॉमिटिंग होना। तो किसका मोस्ट कॉमन फीचर है? पाइलोरिक स्टेनोसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट्स विच कंडीशन। तो गोल्डन कलर का यदि एमनियोटिक फ्लूइड है तो कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करता है? ऑप्शन में पोस्ट मैच्योरिटी, फीटल डिस्ट्रेस, RH इनकम्पेटिबिलिटी, या फिर इंट्रायूट्राइन डेथ। तो नॉर्मली एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होता है? क्लियर लिक्विड कलर होता है। बट इन केस कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ होती है उस फ्लूइड में तो अलग अलग कलर अलग अलग कंडीशन में देखने को मिल सकते हैं। तो यदि एमनियोटिक कलर कैसा है? गोल्डन कलर का है, सुनहरे टाइप से कलर का है, तो क्या है? RH इनकम्पेटिबिलिटी। यहाँ पर कुछ एबनॉर्मलिटीज़ दी हुई हैं एमनियोटिक फ्लूइड के कलर को लेके। यदि ग्रीन कलर का है तो क्या है? मेकोनियम स्टेन प्रेजेंट है एमनियोटिक फ्लूइड में। बेबी का जो फर्स्ट पासिंग स्टूल होते हैं मेकोनियम, वो है। गोल्डन है दैट मीन्स RH इनकम्पेटिबिलिटी प्रेजेंट है। ग्रीनिश येलो है मीन्स बेबी आफ्टर 42 वीक्स के बाद डिलीवर हुआ है, पोस्ट मैच्योर बेबी है। और यदि डार्क कलर का जो एमनियोटिक फ्लूइड है डार्क रेड कलर से देखने को मिलता है तो क्या है? हेमरेज की कंडीशन हुई है, कंसील्ड और एक्सीडेंटल हेमरेज है,
डार्क ब्राउन दैट मीन्स इंट्रा यूट्राइन डेथ, बेबी की डेथ है जो फीटस के अंदर ही हो चुकी है। डार्क ब्राउन या फिर जो टोबैको कलर का रहेगा उस टाइप से इंट्रा यूट्राइन डेथ में देखने को मिलेगा एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये कुछ एबनॉर्मलिटीज हो गई एमनियोटिक फ्लूइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर RH इनकम्पेटिबिलिटी। तो कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा RH इनकम्पेटिबिलिटी के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए। ऑप्शन में इनडायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट, डायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट, हीमोग्राम या फिर ब्लड ग्रुप। तो जो RH इनकम्पेटिबिलिटी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है यदि हमें, तो कौन सा टेस्ट है जो करवाया जाएगा। ऑप्शन में है यहाँ पर इनडायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट, डायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट और हीमोग्राम या फिर ब्लड ग्रुप। तो जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट है ये जनरली अलग अलग कंडीशन में होते हैं। तो जो यहाँ पर होगा वो होगा इनडायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट। तो इनडायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट में क्या करवाया जाए, कुछ अलग तरीके की एंटीबॉडीज़ हैं आपके जो ब्लड में सीरम में प्रेजेंट होंगी उनको फाइंड आउट कराया जाएगा किसके थ्रू, इनडायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट के थ्रू। कॉम्ब का मतलब यहाँ पे कंघी नहीं है, इनडायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट का मतलब है कि आपका जो सीरम है, ब्लड है, उसमें कुछ अलग तरीके की एंटीबॉडीज़ को फाइंड आउट करवाया जाएगा जो कि आपके सीरम और ब्लड में रहेंगी, तो उससे हम RH इनकम्पेटिबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इनडायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सीजोफेनिया। तो सीजोफेनिया का जो पॉजिटिव सिम्टम है इनमें से कौन सा है। ऑप्शन में डिल्यूजन, स्टूपर, अपैथी या फिर अलोग्या। तो सीजोफेनिया में 2 टाइप के सिम्टम होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव सिम्टम क्या करेंगे, जो पेशेंट की कंडीशन है सीजोफेनिया में उसको इजीली रिकवर करने में हेल्प करेंगे। अच्छा है जो रिकवरी होगी यदि पॉजिटिव सिम्टम है। यदि नेगेटिव सिम्टम होते हैं तो रिकवरी के जो चांस है वो थोड़ा कम हो जाते हैं और एक रिस्क फैक्टर का और काम करेंगे जो नेगेटिव सिम्टम्स होंगे। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव सिम्टम बताना है, तो वो क्या है, डिल्यूजन। इनमें से क्या है, वो है डिल्यूजन। पॉजिटिव में आते हैं 2 सिम्टम होते हैं मेनली, हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन। और जो पॉजिटिव सिम्टम होते हैं इससे क्या होता है कि कोई भी साइकेट्रिक कंडीशन हो तो उसमें क्या होगा, जो पॉजिटिव सिम्टम है इनसे पेशेंट की रिकवरी होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू नेगेटिव के। नेगेटिव में क्या होगा, एलोगिया दैट मीन्स पॉवर्टी ऑफ स्पीच, फ्लैट अफेक्ट, पुअर अटेंशन, अवॉइडेशन एंड एनहेडोनिया दैट मीन्स लैक ऑफ प्लेजर, लॉस ऑफ सोशल इंटरेस्ट एंड अटेंशियल डेफिसिट। तो यहाँ पर जो नेगेटिव सिम्टम है सबसे ज़्यादा इनके कारण क्या होती है, पेशेंट के ठीक होने के चांसेस धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं यदि पेशेंट में नेगेटिव सिम्टम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव के। तो यहाँ पर सीजोफेनिया का पॉजिटिव सिम्टम क्या है, डिल्यूजन एंड हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव सिम्टम ऑफ सीजोफेनिया। तो यहाँ पर नेगेटिव सिम्टम पूछा है। ऑप्शन में डिल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, एनहेडोनिया या फिर क्लैंग एसोसिएशन। तो यहाँ पर नेगेटिव सिम्टम कौन सा है, तो वो है एनहेडोनिया। कौन सा है, एनहेडोनिया। बाकी सभी क्या है, पॉजिटिव सिम्टम में आएंगे। डिल्यूजन एंड हेल्यूसिनेशन में क्या है, पॉजिटिव सिम्टम है। और यहाँ पर जो एनहेडोनिया है, तो एनहेडोनिया का मतलब क्या है, लैक ऑफ प्लेजर। और जो एक और यहाँ पर ऑप्शन है क्लैंग एसोसिएशन, इसका मतलब होता है कि जब मेंटल कंडीशन आपकी स्पीच को डिस्टर्ब करने लगे, आपके जो बोलने का तरीका है वो आपकी मेंटल कंडीशन के कारण क्या होने लगे, स्पीच पैटर्न क्या होने लगे, चेंज होने लगे, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, क्लैंग एसोसिएशन। बट सीजोफेनिया का ये नेगेटिव सिम्टम में नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, एनहेडोनिया। एनहेडोनिया की जगह यदि एलोगिया होता है, पुअर अटेंशन होता है, तो सभी क्या है, नेगेटिव सिम्टम है। नेक्स्ट इज कीगल एक्सरसाइज यूज्ड आफ्टर डिलीवरी 2। तो जो कीगल एक्सरसाइज डिलीवरी के बाद की जाती हैं, क्यों की जाती हैं। ऑप्शन में स्ट्रेंथनिंग यूरिनरी मसल्स एंड रेक्टल मसल्स, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एब्डोमिनल मसल्स, सब इन्वोल्यूशन या फिर प्रिवेंट द पोस्टपार्टम हेमरेज। तो कीगल एक्सरसाइज की जाती है आफ्टर डिलीवरी के बाद। डॉक्टर और जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर ये कह सकते हैं एडवाइस करते हैं कि आप एक्सरसाइज कीजिए। तो इनका जो मेन एम होता है, क्यों की जाती हैं, ताकि आपकी जो यूरिनरी और रेक्टल मसल्स हैं इनमें क्या हो, स्ट्रेंथनिंग हो, ये मसल्स क्या हो, मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो,
इनके लिए कीगल एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है ताकि आपको जो बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो सके और आपकी मसल्स क्या हो, स्ट्रॉन्ग रहें। तो कीगल एक्सरसाइज क्यों की जाती है डिलीवरी के बाद? यूरिनरी मसल्स और रेक्टल मसल्स को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कराने के लिए। नेक्स्ट इज मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो मूड फॉर एटलीस्ट। तो जो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड होते हैं जनरली जब लो मूड हो बिल्कुल, तो कितने टाइम तक के लिए रह सकते हैं? ऑप्शन में 1 वीक, 2 वीक, 4 वीक्स या फिर 8 वीक्स। तो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड जो कि जिसमें लो मूड रहेगा एटलीस्ट कितने टाइम तक? 2 वीक तक, 2 वीक्स तक मेजर डिप्रेसिव यदि एपिसोड्स आते हैं तो आपका जो मूड है वो कितने टाइम तक लो हो सकता है? एटलीस्ट 2 वीक तक। नेक्स्ट इज नेजोफेरेंजियल ट्यूब इज यूज्ड इन ऑल एक्सेप्ट। तो एनजी ट्यूब है सभी में यूज की जा सकती है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में वेसिलर स्कल फ्रैक्चर, ओरल सर्जरी, सेडेशन या फिर प्रोलॉन्ग्ड सीजर एक्टिविटी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चन है एम्स के पेपर से लिए हुए क्वेश्चन है जो कि आपके अपकमिंग टाइम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो नेजोफेरेंजियल ट्यूब सभी में हम इंसर्ट कर सकते हैं एनजी ट्यूब, बट किसी एक को छोड़कर तो वह वेसिलर स्कल फ्रैक्चर। नेक्स्ट इज आफ्टर वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला रिपेयर इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन इज। तो जब वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला को रिपेयर किया गया है तो उसके रिपेयर होने के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन है वो क्या होगा? तो जो वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला है, तो जो वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला है इसके सर्जरी की गई है इन केस, तो उसके सर्जरी करने के बाद रिपेयर करने के बाद है जो क्या इंटरवेंशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा? तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला रिपेयर करने के बाद इंटरवेंशन होगा वो होगा अवॉइड यूरिन कलेक्शन इन ब्लैडर। क्योंकि जो वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला है यहाँ पर क्या होगा, जो ब्लैडर है और जो वेजाइना है, तो जो ब्लैडर की यूरिन है वो कहाँ लीकेज होगी? वेजाइना में। तो इस यहाँ पर एक रिपेयरिंग की जाएगी। जब ये रिपेयरिंग की जाती है तो उसके लिए आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन क्या होगा कि ब्लैडर में यूरिन को कलेक्ट होने से हमें रोकना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट, अवॉइड यूरिन कलेक्शन इन ब्लैडर। नेक्स्ट इज क्वासिओरकर डजंट इंक्लूड। तो क्वासिओरकर है जिसमें क्या इंक्लूड नहीं है? ऑप्शन में है एडिमा, डिक्रीज वेट, फैटी लीवर या फिर चेंज इन स्किन एंड हेयर। तो क्वासिओरकर में एडिमा रहेगा, फैटी लीवर होगा, स्किन और हेयर का कलर भी चेंज होगा, बट वेट है जो क्या होगा? कम नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डिक्रीज द वेट। नेक्स्ट इज नॉर्मल फीटल हार्ट रेट एट बर्थ इन अ न्यूबॉर्न इज। तो यदि टर्म न्यूबॉर्न बेबी है दैट मीन्स आफ्टर 37 वीक ऑफ कंप्लीट किए हैं, 37 वीक कंप्लीट होने के बाद बॉर्न हुआ है, तो वो भी क्या है? टर्म न्यूबॉर्न बेबी है। तो उसकी नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कितनी होगी आफ्टर बर्थ के? ऑप्शन में 70 to 110, 80 to 100, 100 to 120 या फिर 120 to 160। तो टर्म न्यूबॉर्न बेबी है उसकी जो नॉर्मल बर्थ आफ्टर बर्थ के बाद जो फीटल हार्ट रेट होगी वो कितनी होगी? 120 से 160, 120 to 160। नेक्स्ट इज एसाइटिस अकर्स ड्यू टू। तो जो एसाइटिस की कंडीशन है किस कंडीशन में इसके होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे? ऑप्शन में हाइपो एल्बुमिनिया, हाइपर कैलेमिया, हाइपर एल्ब्यूमेनिया या फिर हाइपोकैलेमिया। तो एसाइटिस का मतलब क्या होता है? एक्सेस एब्डोमिनल फ्लूइड या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ एब्डोमिनल फ्लूइड। जो एब्डोमिनल फ्लूइड होते हैं तो उन फ्लूइड का क्या होना? बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाना। और जनरली जब लिवर प्रॉब्लम होती है उसी में एसाइटिस की कंडीशन होती है। तो ये यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? हाइपो एल्ब्यूमिनिया। तो जनरली जो एसाइटिस की कंडीशन कब होती है? जब लिवर में कोई प्रॉब्लम हो, और एसाइटिस का मतलब है एक्सेस एब्डोमिनल फ्लूइड, और ये कब होती है? हाइपो एल्ब्यूमिनिया की प्रॉब्लम में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। तो इनमें से कौन सी ड्रग है जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है? ऑप्शन में है पेंटोथेनल सोडियम, फेंटेनाइल, कीटामाइन या फिर एट्रोपिन। तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है यहाँ पर, तो वो है पेंटोथेल सोडियम। नेक्स्ट इज इन जनरल एनेस्थीसिया विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसेशन डिसअपियर एट लास्ट। तो जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है जब पेशेंट को, तो कौन सा सेंसेशन है जो लास्ट तक रहेगा?
दैट मीन्स पर्सन का जो कौन सा सेंसेशन है एट लास्ट में वो उस चीज़ से सेंस में आएगा। ऑप्शन में पीपल रिस्पॉन्स, पेन रिस्पॉन्स, कॉन्शियसनेस या फिर हियरिंग। तो लास्ट सेंसेशन पूछा है जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद, तो वो होगा हियरिंग। क्या होगा? हियरिंग। बाकी सभी आफ्टर कुछ टाइम के बाद सही होते जाएंगे सेंसेस, बट हियरिंग है जो कब होगा? लास्ट में। नेक्स्ट इज विच सर्जरी इज यूज्ड इन सर्जिकल मेनोपॉज। तो मेनोपॉज के लिए यदि कोई सर्जरी की जाती है कि जिससे हमें मेनोपॉज को टाइम के पहले ही स्टॉप करवा पीरियड्स आते हैं जो उनको टाइम के पहले ही स्टॉप करवाना है, तो उनके लिए कौन सी सर्जरी की जाएगी? ऑप्शन में बाइलेटरल ओफरेक्टोमी, यूनिलेटरल यूफरेक्टोमी, बाइलेटरल ट्यूबेक्टोमी या फिर ट्रैकियोस्टोमी। तो यहाँ पर जो सर्जिकल मेनोपॉज के लिए सर्जरी यूज की जाएगी वो होगी बाइलेटरल ओफरेक्टोमी। क्या होगा? बाइलेटरल ओफरेक्टोमी। कि सर्जिकल मेनोपॉज के लिए कौन सी सर्जरी यूज़ की जाती है? तो जनरली जो वो मेनोपॉज की कंडीशन होती है इसमें क्या होता है कि नॉर्मली एज के साथ आफ्टर 45-50 ईयर के बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है, बट इन केस ऐसा नहीं होता है तो बाइलेटरल ओफरेक्टोमी करवा के जो मेनोपॉज की कंडीशन उसको स्टॉप किया जा सकता है, लाया जा सकता है। तो बाइपेराइटल ओफरेक्टोमी में क्या होगा कि जो ओवरीज हैं उन दोनों ओवरीज को क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। इसके कारण ना तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टॉप होना ही क्या कहलाता है? मेनोपॉज। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट, बाइलेटरल ओफरेक्टोमी। नेक्स्ट इज आफ्टर हाइडेटिफॉर्म मोल सर्जरी द नर्स शुड असिस्ट। तो यदि हाइडेटिफॉर्म मोल के लिए सर्जरी हुई है तो एज अ नर्स आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे? ऑप्शन में यूरिनरी आउटपुट, HCG हार्मोन, वेजाइनल डिस्चार्ज या फिर बायोप्सी रिजल्ट। तो हाइडेटिफॉर्म मोल के लिए क्या कहा जाता है? मोलार प्रेगनेंसी, जो कि एक नॉन कैंसरस ट्यूमर डेवलप होने लगता है और इसके यूट्रस में स्पेशली। तो हाइडेटिफॉर्म मोल को मोलार प्रेगनेंसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक नॉन कैंसरस ट्यूमर डेवलप होता है। कहाँ पर? यूट्रस में, जो कि एक नॉन वायबल प्रेगनेंसी भी कहलाती है। तो जब आफ्टर हाइडेटिफॉर्म मोल को रिमूव किया जाता है, इसको सर्जरी करके जो नॉन कैंसरस ट्यूमर है उसको क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। तो उसके बाद एज अ नर्स आप सबसे पहले किसको चेक करेंगे? तो एज अ नर्स आप सबसे पहले HCG लेवल को चेक करेंगे, क्योंकि जो नॉर्मल HCG लेवल जनरली प्रेगनेंसी में ही UPT के थ्रू या तो देख सकते हैं ब्लड टेस्ट से भी चेक किया जाता है, बट हाइडेटिफॉर्म मोल प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में जितना HCG हार्मोन होना चाहिए उसके ज़्यादा ही ये क्या होगा? सीक्रेट होने लगता है। इसीलिए क्या किया जाता है, जब हाइडेटिफॉर्म मोल सर्जरी हुई हो तो उसके बाद एज अ नर्स आप क्या चेक करेंगे? HCG के लेवल को चेक करेंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज नॉट यूज्ड टू प्रिवेंट एक्सेसिव हेमरेज इन द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो इनमें से कौन सा एक्शन है या फिर कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि यूज नहीं किया जाता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के बाद, ताकि एक्सेसिव ब्लीडिंग को, एक्सेसिव हेमरेज को हम प्रिवेंट कर सकें? तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या किया जाता है? पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए सभी चीज़ें की जाती हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन, यूट्राइन मसाज, मिथार्जिन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एपिजियोटॉमी। तो एक्सेसिव हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में हम क्या नहीं करेंगे? तो वो होगा एपिजियोटॉमी। बाकी मिथार्जिन दी जाती है, ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा एंड यूट्राइन मसाज दी जाएगी, ताकि जो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग है, पोस्टपार्टम हेमरेज है, उसको हम प्रिवेंट कर सकें। बट एपिजियोटॉमी कब की जाती है? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में की जाती है, ताकि बेबी का हेड इनकेस वेजाइना के यहाँ थोड़ा भी फंस रहा है तो उसको एनस और वेजाइना के यहाँ कट लगाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? एपिजियोटॉमी और पेरिनियोटॉमी। तो ये कब होता है? सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में होता है, ना कि ये एक्सेसिव हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? फोर्थ। और अभी जिन भी लोगों का पेपर है GMC के लिए, तो उनके लिए जो अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर थे, अभी तक पेपर कंडक्ट करवाए गए हैं GMC ने, तो सभी आपको अभी तक उनका चार्ज 135 था, बट नाउ आप उसको 120 में परचेस कर सकते हैं। या फिर जिसके पास इनकेस पैसे नहीं भी हो रहे हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, इनकेस आपका किसी भी क्वेश्चन पेपर में से कुछ क्वेश्चन आके सिलेक्शन हो जाता है तो उससे ज़्यादा खुशी और कोई नहीं होगी। तो आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवा पाऊँ। और जो 360 वाली सीरीज़ है तो आप उसका 340 पे करके पूरे एटलीस्ट 20 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर हैं, सॉल्व क्वेश्चन पेपर हैं, 15 सीरीज़ रहेंगी वहाँ पर, वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो यहाँ पर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में एक्सेसिव ब्लीडिंग और पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए हम सभी करेंगे एपिजियोटॉमी को छोड़कर। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन केस ऑफ मल्टीपल डिलीवरी विच एक्शन इज नॉट अप्रोप्रिएट आफ्टर द बर्थ ऑफ द फर्स्ट बेबी। तो यदि इन केस मल्टीपल डिलीवरी हुई हो, ट्विन की जगह ट्रिपलेट हुए हैं, तो ट्रिपलेट यदि होते हैं, एक से ज़्यादा बच्चा होगा तो किस में आएगा, मल्टीपल डिलीवरीज में आएगा। तो ऐसे केस में यदि पहला बेबी डिलीवर हो गया और पहले बच्चे का बर्थ हो गया हो, उसके बाद हम क्या नहीं करेंगे। ऑप्शन में मेथार्जिन एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्ड क्लैंपिंग, ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एपिजियोटॉमी। तो मल्टीपल डिलीवरी होती है यदि, तो फर्स्ट बेबी डिलीवर होने के बाद हमें क्या नहीं करना है, तो वो होगा मेथार्जिन एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि फर्स्ट बेबी हो गया है, सेकंड होगा, तो उस टाइम पर हमें पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए मेथार्जिन का एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। बाकी एपिजियोटॉमी भी की जाती है, ऑक्सीटोसिन भी दिया जाता है, फर्स्ट बेबी की कॉर्ड क्लैंप भी की जाएगी, बट मेथार्जिन को एडमिनिस्टर नहीं करना है। नेक्स्ट इज इन अपेंडिसाइटिस पेन इज लोकेटेड इन विच क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन। तो अपेंडिसाइटिस में क्या होता है कि जो अपेंडिक्स है उसमें इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होता है। तो जनरली जो पेन होता है, जिसको हम मैक बर्निंग पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, तो वो पेन किस क्वाड्रेंट में आपको फील होगा। ऑप्शन में लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट या फिर राइट अपर क्वाड्रेंट। तो अपेंडिसाइटिस में जो पेन होगा ये कहाँ पर फील होता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में। और जो राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होता है, इसी पॉइंट को क्या कहा जाता है, मैक बर्नी पॉइंट, जो कि एक आपको साइन के तौर पर भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मैक बर्नी पॉइंट जो पेन है कहाँ पर होता है सॉरी, राइट लोअर क्वाड्रेंट में, और कब होता है, अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ फ्रस्ट्रेशन ड्यू टू नॉट मीटिंग गोल टू अनदर पर्सन और वीकर सब्जेक्ट इज नोन एज। तो आप अपना फ्रस्ट्रेशन है किसी और पर निकालते हैं, जब आपको ये एक पर्टिकुलर गोल है, अपना कुछ पर्टिकुलर टास्क है, कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी और पर निकाल देते हैं। तो ये क्या कहलाएगा। ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्शन, रैशनलाइजेशन या फिर रिग्रेशन। तो अपना फ्रस्ट्रेशन किसी और पर निकालना आपकी वीकनेस के कारण ये क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट इज लैरेंजियल एयरवे लोकेशन। तो जो लैरेंजियल एयरवे है कहाँ पर होता है। ऑप्शन में ग्लोटिस, सुप्राग्लोटिक, इनफॉर्मेलिटीज या फिर एंडोट्रैकियल। लैरेंजियल एयरवे की लोकेशन कहाँ पर होती है, सुप्राग्लोटिक रीजन में। नेक्स्ट इज गैंग्रीन फुट रिमूवल इन ओटी यूजुअली शेड्यूल्ड। तो गैंग्रीन, यदि किसी पर्सन को क्या है, गैंग्रीन फुट की प्रॉब्लम है, तो गैंग्रीन फुट की प्रॉब्लम के लिए जो ओटी है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, तो ओटी को किस तरीके से शेड्यूल किया जाएगा। एट द एंड, दैट मीन्स जब सभी ऑपरेशन हो गए हो तब किया जाएगा, या फिर एट द बिगनिंग जब कुछ ओटी ओपन हुई हो और सर्जरीज स्टार्ट होनी हो तब, या फिर एज पर कन्वीनियंस ऑफ द सर्जन, या फिर एज पर रोल नंबर ऑफ द डे। तो गैंग्रीन फुट रिमूवल के लिए हमेशा ओटी को एट द बिगनिंग में ही किया जाता है। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, गैंग्रीन है जो, तो इसमें यदि बैक्टीरियल जो गैंग्रीन का इन्फेक्शन होता है, जनरली बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंगेंस के कारण होता है, और यदि इसके कारण क्या हो, गैंग्रीन फुट हो, जो पूरे टिश्यू हैं क्या हो गए हो, ब्लैक हो गए हो, तो यदि फुट रिमूव करवाया जाना तो वहाँ पे सर्जरी होनी है, तो ओटी को हमेशा एट द बिगनिंग में ही शेड्यूल किया जाएगा। नेक्स्ट इज गैसियस एनेस्थेटिक इज। तो इनमें से गैसियस एनेस्थेटिक कौन सा है। ऑप्शन है पेंटोथेल, कीटामाइन, प्रोपोफॉल या फिर आइसोफ्लोरिन। तो जो गैसियस एनेस्थेटिक है वो क्या है, आइसोफ्लोरिन। बेसिक और छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं हमेशा। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टुगेदर विथ अदर एनेस्थेटिक एजेंट। तो इनमें से कौन सी मेडिसिन है जो किसी दूसरे एनेस्थेटिक एजेंट के साथ ही यूज़ की जाती है। ऑप्शन में फेंटानाइल, एट्रोपिन, फिनोबार्बिचॉन या फिर फेनिटोइन।
तो ऐसी मेडिसिन जो हमेशा दूसरे एनेस्थेटिक एजेंट के साथ यूज़ की जाती है, तो इनमें से वो क्या है, फेंटेनाइल। क्या है वो, फेंटेनाइल। ऐसी बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जिनको अकेले एडमिनिस्टर नहीं किया जाता है। तो फेंटेनाइल क्या है, एक पावरफुल ओपियोइड्स है जिसको अदर मेडिकेशन के साथ है जो एडमिनिस्टर किया जाता है। क्या है, एक ओपियोइड्स है और इसको दूसरे एनेस्थेटिक एजेंट के साथ मिक्स करके एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट इज लैक्टेशन एक्ट्स एज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर इन लैक्टेटिंग मदर फॉर हाउ मेनी डेज। तो लैक्टेटिंग जो मेथड होती है जिसको हम लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का काम करती है, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का। लैक्टेटिंग मदर में कितने दिन तक के लिए रहेगी, जो बच्चे कम्प्लीटली ब्रेस्ट फीडेड बेबीज होते हैं, जो मदर ओनली ब्रेस्ट फीड करवाती हैं अपने बेबीज को, तो वो क्या है, लैक्टेटिंग मदर है। तो कितने दिन तक है जो लैक्टेशन है जो एज ए नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करेगा। ऑप्शन में 42 डेज, 60 डेज, 75 डेज या फिर 90 डेज। तो टोटल 90 दिनों तक, एटलीस्ट 3 मंथ तक है जो लैक्टेशन क्या करेगा, एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का काम करेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 90 डेज। नेक्स्ट इज इन बर्न पेशेंट फ्लूइड लॉस अकर्स ड्यू टू। तो बर्न पेशेंट में जो फ्लूइड का लॉस हो रहा है वो किसके कारण होता है। ऑप्शन है इंक्रीज्ड कैपिलरी परमेबिलिटी, इंक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, पैरालाइटिक इलियस एंड वॉमिटिंग या फिर एनजी ड्रेनेज। तो जो बर्न पेशेंट में फ्लूइड का लॉस होता है जनरली ये होता है परमेबिलिटी के बढ़ने के कारण। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इंक्रीज्ड कैपिलरी परमेबिलिटी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेशन ऑफ एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग इन अ न्यूबॉर्न बेबी। यदि न्यूबॉर्न बेबी कम्प्लीटली ब्रेस्ट फीडिंग पर डिपेंड करता है तो आप कैसे पता करेंगे कि बेबी को सफिशिएंट ब्रेस्ट फीड हुआ है, सफिशिएंट उसने ब्रेस्ट फीडिंग की है। ऑप्शन में पासिस यूरिन 8 to 10 टाइम्स पर डे, क्राइज फ्रिक्वेंटली, रेस्टलेस या फिर गुड सकिंग रिफ्लेक्स। तो यदि न्यूबॉर्न बेबी ने एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग किया है तो वो एटलीस्ट 8 से 10 बार 12 बार तक मिनिमम यहाँ पर कहा गया है कि 8 to 10 टाइम्स तक वो क्या करेगा, यूरिन पास आउट करेगा या फिर पर फीड करने के बाद 2 to 3 आवर तक सोएगा। तो ये क्या होगा, एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग के साइन है कि बेबी को सफिशिएंट ब्रेस्ट फीडिंग हुई है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम जाएंगे तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट, पास यूरिन 8 to 10 टाइम्स पर डे। नेक्स्ट इज एफ्लुएंट स्टूल कंसिस्टेंसी इन इलियोस्टोमी। तो इलियोस्टोमी के बाद जो स्टूल की कंसिस्टेंसी है वो किस टाइप की होगी। ऑप्शन में है सॉलिड, वाटरी, रेडिश पेस्ट या फिर थिक लिक्विड। तो इलियोस्टोमी के बाद जो स्टूल की कंसिस्टेंसी होगी कैसा होगा, थिक लिक्विड स्टूल है जो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। तो इनमें से कौन से हैं जो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर हैं। ऑप्शन में विस्ट्रिल, पॉलिस्टर, क्रोमिक कैटगट या फिर मोनोक्रिल। तो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है इनमें से वो क्या है, पॉलिस्टर, बाकी सभी एब्जॉर्बेबल सूचर हैं। नेक्स्ट इज फॉलिक एसिड प्रिवेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज। तो फॉलिक एसिड कौन सी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज को प्रिवेंट करता है। ऑप्शन में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, डाउन सिंड्रोम, कंजेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम या फिर कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। तो सभी को पता है कि फॉलिक एसिड प्रेग्नेंट मदर में क्यों दिए जाते हैं, ताकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट किया जा सके। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है तो स्टार्टिंग से ही मदर के लिए कंसीव करने से लेकर फिर कंसीव करने के तुरंत बाद से जैसी प्रेगनेंसी फाइंड आउट होती है तुरंत मदर को फॉलिक एसिड देना स्टार्ट कर दिया जाता है। क्यों, ताकि बेबी में कंजेनाइटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ चाइल्ड इन नोज ब्लीडिंग। तो नोज ब्लीडिंग को दूसरा टर्म में क्या है, एपिस्टैक्सिस। तो एपिस्टैक्सिस की कंडीशन होती है यदि नोज ब्लीडिंग होती है बच्चे में तो कौन सी पोजीशन देंगे। ऑप्शन में सुपाइन, लीन बैकवर्ड सिटिंग, लीन फॉरवर्ड सिटिंग या फिर ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। जो बेस्ट पोजीशन होगी नोज ब्लीडिंग के लिए बच्चे को, यदि नोज ब्लीडिंग हुई, एपिस्टैक्सिस हुआ है तो उसके लिए कौन सी पोजीशन बेस्ट होगी, लीन फॉरवर्ड सिटिंग पोजीशन। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। पीपीएच का जो मोस्ट कॉमन रीजन है वो क्या है। ऑप्शन में रिटेन्ड प्लेसेंटा, पुअर मैटरनल एफर्ट, अटोनिक यूट्रस या फिर लैक ऑफ स्किल बर्थ अटेंडेंट। तो पोस्टपार्टम हेमरेज का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो होता है अटोनिक यूट्रस। जो यूट्रस की मसल्स है उनमें क्या होना, प्रॉपर टोन्स ना होना, टोनिसिटी होना,
तो उसके कारण सबसे ज़्यादा पोस्टमार्टम हेमरेज है जो होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, अटोनिक यूट्रस। पोस्टमार्टम हेमरेज कब कंसीडर किया जाता है, 24 आवर आफ्टर द डिलीवरी। यदि जो वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है वो कितनी हो जाए, 500 ml से ज़्यादा हो जाए, तब उस कंडीशन को पीपीएच कंसीडर किया जाता है। तो इसका जो मेन रीज़न है वो क्या है, एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। नेक्स्ट इज एंटीकोआगुलेंट प्रेजेंट इन हीमोग्राम वायल। तो जो हीमोग्राम वायल होते हैं उनमें कौन सा एंटीकोआगुलेंट प्रेजेंट होता है। ऑप्शन में ईडीटीए, सोडियम सिट्रेट, लिथियम हेपेरिन या फिर हेपेरिन। तो जो एंटीकोआगुलेंट प्रेजेंट होता है हीमोग्राम वायल में वो कौन सा होता है, ईडीटीए, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या है, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। तो ये क्या होगा, हीमोग्लोबिन वायल में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट इज कलर कोड ऑफ कैन्यूला यूज्ड फॉर अ चाइल्ड। तो यदि किसी बच्चे को कैन्यूला यूज़ किया जाना है तो उसका जो कलर है वो कौन सा होगा। ऑप्शन में पिंक, ग्रीन, ब्लू या फिर येलो। तो जो यहाँ पर आपका आंसर होगा, बच्चों में कौन सा कैन्यूला यूज़ किया जाता है, येलो कलर का 24 गर्ल्स का कैन्यूला है जो ज़्यादातर बच्चों में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज इन्फेक्टेड एंड सॉइल ड्रेसिंग हैज़ टू डिस्कार्डेड इन। तो यदि इन्फेक्टेड और सॉइल ड्रेसिंग है तो ये किस बैग में डिस्कार्ड की जाएगी। ऑप्शन है ब्लैक बैग, रेड बैग, येलो बैग या फिर ब्लू बैग। तो इन्फेक्टेड और सॉइल्ड वेस्ट मटेरियल है जो कहाँ डिस्कार्ड किया जाएगा, स्पेशली ड्रेसिंग मटेरियल, तो होगा येलो बैग में। नेक्स्ट इज विच ड्रग इज यूज टू प्रिवेंट ब्रेडिकार्डिया ड्यूरिंग सर्जरी। तो सर्जरी के टाइम पर ब्रेडिकार्डिया को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाएगी। ब्रेडिकार्डिया का मतलब है कि पल्स रेट कितनी हो जाना, बिलो 60। पल्स रेट कितनी हो जाना, 60 से भी कम हो जाना। तो ये सर्जरीज में यदि ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन होती है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ करेंगे। ऑप्शन में सक्सिनाइल क्लोराइड, अमायोड्रोन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर एट्रोपिन। तो जो मेडिसिन यूज़ की जाएगी वो क्या होगी, एट्रोपिन। सर्जरीज में क्या करना है हमें, ब्रेडिकार्डिया और पल्स रेट यदि 60 से कम जाती है तो उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम एट्रोपिन देंगे। और जब ब्रेडिकार्डिया हो तब डेगॉक्सिन नहीं देंगे। ये बेसिक सा एक छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है आपके। नेक्स्ट है यहाँ पर पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विथ। यदि पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है 28 वीक की प्रेगनेंसी के बाद, 28 वीक की प्रेगनेंसी के बाद, तो ये किस कंडीशन में होगी। पेनलेस है यहाँ पर, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। ऑप्शन में है प्लेसेंटा प्रीविया, कार्डिक डिसअरिथमिया, एनाफिलैक्सिस या फिर हाइपरग्लाइसीमिया। तो पेनलेस ब्लीडिंग होती है आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, दे क्या होगा, प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट इज डेक्सामेथासोन इज यूज्ड टू ट्रीट। तो डेक्सामेथासोन किसके लिए ट्रीट करने को यूज़ की जाती है। ऑप्शन में इन्फेक्शन, हाइपरग्लाइसीमिया, कार्डिक डिसअरिथमिया या फिर एनाफिलैक्सिस। तो डेक्सामेथासोन को जनरली एनाफिलेक्टिक रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज डिसइंफेक्टेंट यूज्ड फॉर क्लीनिंग HIV इन्फेक्टेड ब्लड। तो HIV इन्फेक्टेड ब्लड को क्लीन करने के लिए कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया जाएगा। ऑप्शन में सोडियम हाइपोक्लोराइड, लाइजोल, ब्लीचिंग पाउडर या फिर ग्लूट्रेल्डिहाइड। तो यहाँ पर मेनली सभी यूज़ किए जाते हैं, बट सोडियम हाइपोक्लोराइड को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इनकेस आपसे एग्जाम में आता है कि कौन सा नहीं किया जाएगा, इन चारों ऑप्शन को रख के तब आपको कहना है ब्लीचिंग पाउडर। बाकी सोडियम हाइपोक्लोराइड, लाइजोल और ग्लूट्रेल्डिहाइड यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको कोई सी भी कन्फ्यूज़न हो और ये चारों ऑप्शन हो, कहें कि कौन सा यूज़ करेंगे हम, तब आपको करना है सोडियम हाइपोक्लोराइड। बट नाउअडेज HIV की जगह कोविड-19 रख दिया जाता है कि कोविड-19 का कोई पर्सन है तो उसके लिनेन या फिर बेडशीट को क्लीन करने के लिए कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया जाएगा, तो वह सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन रिफर्ड एज एन इन्फेक्शन एक्वायर्ड आफ्टर हाउ मेनी आवर्स ऑफ एडमिशन। तो जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है जिसको हम नेजोकोमियल इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं, तो जो नेजोकोमियल इन्फेक्शन और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है एडमिशन के कितने देर के बाद हो सकता है। ऑप्शन में 24 आवर, 72 आवर्स, 48 आवर्स या फिर आफ्टर डिस्चार्ज द पेशेंट। तो जनरली जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और नोजोकोमियल इन्फेक्शन है हॉस्पिटल में एडमिशन के 48 आवर के बाद डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट इज
प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इन ग्लीन वेयर सिंड्रोम। तो ग्लीन वेयर सिंड्रोम यदि किसी पर्सन को है तो एज अ नर्स आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है जो क्या होगी? ऑप्शन में है अर्ली मोबिलिटी, एप्रोप्रिएट पोजिशनिंग, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ एयरवेन ब्रीदिंग पैटर्न। तो जो ग्लीन वेयर सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका खुद का अपना इम्यून सिस्टम क्या करेगा, नर्व सेल्स पर अटैक करेगा, और ये कंडीशन जनरली एक्यूट बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है, ग्लीन वेयर सिंड्रोम। तो इसमें आपका जो एज ए नर्स फर्स्ट प्रायोरिटी इंटरवेंशन होगा एयरवे और ब्रीदिंग पैटर्न को मेंटेन करके रखना। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर असिस्ड इन मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन MSE एक्सेप्ट। तो जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है इसमें सभी चीज़ें असिस्ट की जाएंगी किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है जनरल अपीयरेंस, प्रीजुडिस, इंटेलिजेंसी या फिर जजमेंट। तो जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है इसमें पेशेंट के मेंटल स्टेट, बिहेवियर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली इन दोनों तरीके से चेक किया जाता है। क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली इसमें चीज़ें चेक की जाती हैं, बट जो MSE में चेक नहीं किया जाता है वो क्या है? तो वो है प्रिज्यूस। जनरल अपीयरेंस चेक किया जाएगा, तो अपीयरेंस में डेमोग्राफिक्स, साइकी, आपके हेयर, मेकअप, क्लॉथिंग स्टाइल, क्लीनलीनेस, वेट लॉस चेक किया जाएगा। फिर अपीयरेंस के बाद आता है बिहेवियर। तो बिहेवियर में आपका रैपिड एटीट्यूड कैसा है, आई कांटेक्ट कैसा है, साइकोमोटर एक्टिविटी चेक होंगी। स्पीच में आपकी कितना बोलते हैं, कब बोलते हैं, मूड में आपके अफेक्ट्स चेक किए जाएंगे। बट जो प्रिज्यूस है ये क्या है, MSE में चेक नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज सिंपल टेस्ट फॉर वेरिकोज वेन। तो वेरिकोज वेन के लिए कौन सा टेस्ट है जो परफॉर्म किया जाता है? ऑप्शन में वेबर टेस्ट, हॉमन्स टेस्ट, कोल्ड कैलोरी टेस्ट या फिर ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट। तो सिंपल सा टेस्ट पूछा है कि वेरिकोज वेन है यदि तो कौन सा टेस्ट है जो परफॉर्म किया जाएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट। इस टेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है, और इस टेस्ट का जो मेन मोटिव है वो क्या होता है कि वेरिकोज वेन को फाइंड आउट करना। तो ये कैसे पता चलेगा? द यूनिलेटरल लेग स्टैंड और ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट। इसका दूसरा नाम क्या है? यूनिलेटरल लेग स्टैंड टेस्ट और ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट। तो ये डिटेक्टिंग हिप जॉइंट डिसफंक्शन के लिए जनरली ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट किया जाता है, बट वेरिकोज वेन्स को फाइंड आउट करने के लिए भी ये टेस्ट है जो कभी कभी किया जाता है। इसमें जो आपकी वेन्स हैं, ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट में जो वेरिकोज वेन्स होती हैं आपकी, उसको अच्छे तरीके से फिजिकल एग्जामिनेशन करके फाइंड आउट किया जाता है कि जो डीप वेन्स है लेग की, वहाँ पर कोई वेरिकोज वेन की कंडीशन तो नहीं है। ट्रेंडलेनबर्ग जिसको एक डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कहा जाता है वेरिकोज वेन को फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर। तो यहाँ पर इमेज दी हुई है, आपको बताना है कि कौन से अल्सर, 4 स्टेज होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ये थर्ड स्टेज क्योंकि इमेज में ही यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता दिया है। और इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपके एम्स, रेलवे, ESI, CUP, PSC में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये देखिए यहाँ पे 4 स्टेज दी हुई हैं प्रेशर अल्सर के लिए। नेक्स्ट है पार्कलैंड फॉर्मूला फॉर फ्लूइड कैलकुलेशन इन बर्न पेशेंट। तो बर्न पेशेंट में जो फ्लूइड एडमिनिस्टर किया जाता है तो उसके लिए एक मेथड और फार्मूला अपनाया जाता है कितना फ्लूइड देना है। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला है जो करेक्ट है? पार्कलैंड फार्मूला। ऑप्शन में 4 ml इंटू BSA, जिसका मतलब है यहाँ पर बॉडी सरफेस एरिया इंटू वेट। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट है 4 ml इंटू बॉडी सरफेस एरिया इंटू वेट। तो इससे पेशेंट का बॉडी सरफेस एरिया क्या है, वेट क्या है, और इसमें 4 ml को क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। इससे हम सही तरीका पता कर सकते हैं कि कितना फ्लूइड हमें एडमिनिस्टर करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग फूड शुड बी अवॉइडेड इन व्हेन द पेशेंट इज ऑन MAOI। तो MAOI का मतलब है यहाँ पर मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, जो कि एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन है, तो मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स यदि किसी पर्सन को दिए जा रहे हैं तो उनको कौन सा फूड अवॉइड करने के लिए कहा जाएगा? ऑप्शन में है कैल्शियम रिच फूड,
ग्लूटेन रिच फूड, एलानिन कंटेनिंग फूड या फिर टायरामीन कंटेनिंग फूड। जो मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स यदि किसी पर्सन को दिए जा रहे हैं डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए, MAOI दिए जाते हैं, यदि MAOI दिए जा रहे हैं तो क्या हमें अवॉइड करना है? टायरामीन कंटेनिंग को फूड को क्या करना है? हमें अवॉइड करना होगा। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लियोपोल्ड मैन्यूवर्स गिवन इन द पिक्चर। तो यहाँ पर कौन सा मैन्यूवर, लियोपोल्ड मैन्यूवर का कौन सा टाइप परफॉर्म किया जा रहा है? तो ऑप्शन में फंडल ग्रिप, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप, पावलिक ग्रिप या फिर लेटरल ग्रिप। तो यहाँ पे परफॉर्म की जा रही है पावलिक ग्रिप। तो ये थे गाइस एम्स के जो फर्स्ट पेपर है दिल्ली का, उसके क्वेश्चन थे। हम डेली 1 सितंबर तक जितने भी एम्स के पेपर हैं आपको 1 सितंबर को पूरी PDF अवेलेबल करवा दी जाएंगी। आपको 2 फॉर्मेट में PDF रहेंगी। एक फॉर्मेट पूरा इसी तरीके से टाइप रहेगा, बट उसमें जो आपका फॉर्मेट है और ये कंटेंट है इसकी जो साइज है थोड़ी कम कर दी जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पर वर्ड है थोड़े छोटे कर दिए जाएंगे, इससे आप PDF इजीली प्रिंट आउट करवा सकते हैं। सेकंड, जो ऑफिशियल पेपर है वही रहेंगे, वो थोड़ा सा ब्लड रहेंगे। तो आपको जो टाइप फॉर्मेट रहेगा इससे आप इसको भी पढ़ सकते हैं। दोनों PDF आपको सेंड करी जाएंगी, जिससे आपको कन्फ्यूज़न भी ना हो कि ये पेपर फेक है या ओरिजिनल है। बट आप यदि प्रॉपरली अच्छे से देख के पढ़ना चाहते हैं तो आप इस तरीके से उनको कॉपी करवा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।